वेलकम बैक एवरीवन टू IIT जेईई नीट जंक्शन। केटीजी का वन शॉट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर की समरी और नीट के पीवाईक्यूज कवर करने वाले हैं। जेईई के पीवाईक्यू के लिए आई विल मेक सेपरेट वीडियो। ये चैप्टर जेईई नीट और सीईटी तीनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तीनों एग्जाम में मेनली फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। तो मान के चलिए अगर आपको इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलेज पता है, आपको मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत आती है, तो आप इस चैप्टर से आने वाले सारे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आप उसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, वो हम वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये कहता है कि भाई एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, देयरफॉर वी कैन से कि P इंटू V जो है वो कांस्टेंट हो गया। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिससे एक इक्वेशन बन जाएगा दैट इज P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ये इक्वेशन हम तभी यूज करेंगे जब इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो। इसमें ग्राफ भी होता है बट ग्राफ हमें यहाँ पे यूज नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स में यूज होगा, तो हम उसे वहां पढ़ेंगे। सेकेंड जो हम पढ़ते हैं वो होता है चार्ल्स लॉ। ये बोलता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर विच कैन बी रिटन एज कि भाई V अपॉन T जो हो गया इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा V1T1 इज इक्वल टू V2T2। ये इक्वेशन तब यूज करना है जब हमारा प्रेशर गैस का कांस्टेंट हो। थर्ड हो जाता है गैलुसैक लॉ, जो ये बोलता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, देयरफॉर हम P अपॉन T टेम्परेचर को प्रेशर के नीचे लेके आ जाएंगे, बोल सकते हैं इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इक्वेशन मिल जाता है P1T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाय T2। ठीक है, इसी में फोर्थ लॉ आता है दैट इज अवोगाड्रोस लॉ। अवोगाड्रोस लॉ ये बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। अगर हम इन चारों लॉज को मिक्स कर देते हैं, मतलब मर्ज कर देते हैं, तो वी कैन से कि PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इंटू T। प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाता है R, दैट कैन बी रिटन एज NRT, जहाँ पे जो R हो जाता है वो हो जाता है गैस कांस्टेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला हम सब जानते हैं। अब हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है इस फॉर्मूले की, हम एक इंडिविजुअल टर्म्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेशर के बारे में। प्रेशर ऑफ गैस, P स्टैंड फॉर प्रेशर ऑफ गैस। ये किस में दिया रहेगा, ये आपको दिया हो सकता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में, या इसके साथ में दे सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मान लो आपको प्रेशर दिया 1 atm, 2 atm, 3 atm दिया, तो 1 atm का मतलब कितना होता है, दिस इज 1.02 10⁵ पास्कल। बट आप 1.02 अवॉइड करना, जस्ट राइट 10⁵ पास्कल, उतना हमें अप्रोक्सीमेट चल जाता है। 10⁵ पास्कल या 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कभी कभी ये दिया रहेगा 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, मतलब मान के चलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू जो है वही होती है 76 मीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। ये फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने पढ़ा हुआ है, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट होता है V स्टैंड फॉर वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस मीटर क्यूब में रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कभी कभी ये लीटर में होता है। तो जब लीटर में होता है तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 लीटर इज बेसिकली 10⁻³ मीटर क्यूब। अगर ये याद रखना मुश्किल हो रहा है तो आप इसे ऐसे याद रखिए, 1 लीटर इज 1 dm³। D स्टैंड फॉर डेसीमीटर, D स्टैंड फॉर डेसी, M स्टैंड फॉर मीटर। तो 1 लीटर इज 1 डेसीमीटर क्यूब। डेसी इज 10⁻⁻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 ⁻
सकते हैं इसको। नेक्स्ट आते हैं हम बच्चों टेम्परेचर पे। टी स्टैंड फॉर टेम्परेचर ऑफ गैस। ये हमेशा केल्विन में होना चाहिए, मतलब अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो व्हाट यू विल डू इज आपके डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर में आप 273 ऐड कर देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में। डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर में 273 हम ऐड करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पीवीटी पढ़ लिया, दो चीजें और है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो हम पढ़ते हैं व्हाट इज आर। आर इज बच्चों हम सब जानते हैं इट्स अ गैस कांस्टेंट। आर का फॉर्मूला होता है विच इज एवोगाड्रो नंबर Na इनटू Kb स्टैंड फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये आर का फॉर्मूला है जो हम यूज करते हैं कहीं कहीं जगहों पे। आर की वैल्यू क्या होती है, तो बेसिकली इट इज 8.314। ये एनर्जी वाली यूनिट है तो इट्स जूल पर मोल पर केल्विन। ये वाली वैल्यू यूज ना करके कभी कभी यूज कर सकते हो बट मोस्टली प्रेफर 25/3 जूल
पर मोल पर केल्विन। ये वाली वैल्यूज ज़्यादातर यूज़ करिए, आपका कैलकुलेशन ईजी होता है उससे। ये हो गया आर के बारे में। एन ए हम सब जानते हैं एवोगाड्रो नंबर होता है, उसकी वैल्यू आई गेस सबको पता होगी 6.02 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ गैस। ठीक है, अब आते हैं एन के बारे में। एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मोल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो एन का फॉर्मूला 3 है, हमें 2 ही यूज होता है। पहला हो जाता है टोटल मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलार मास। मैंने कैपिटल एम लिखा है टोटल मास के लिए, एम नॉट लिखा है मोलार मास के लिए। ठीक है, आप कोई और साइन यूज करते रहोगे चलेगा, आप वो यूज कर सकते हो। तो नंबर ऑफ मोल का पहला बेसिक फॉर्मूला इज मास गिवन मास ऑफ द गैस डिवाइड बाय मोलार मास। इसका दूसरा फॉर्मूला हो जाता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। ये फॉर्मूला मास से ही निकला हुआ है, बट ठीक है, अपने को अभी वो जानना नहीं है कि फॉर्मूला कहाँ से आया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर, ये आपके हो गए नंबर ऑफ मोल के फॉर्मूला। ठीक, तो PV इज इक्वल टू NRT इज एन आइडियल गैस इक्वेशन। P स्टैंड फॉर प्रेशर, प्रेशर एटमॉस्फेयर में है तो 10⁻5 में लिखकर हम उसे पास्कल में कन्वर्ट करेंगे। V स्टैंड फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, बहुत अच्छी बात है। लीटर में होगा, कन्वर्ट करना मीटर क्यूब में बाय मल्टीप्लाइंग 10⁻³ T स्टैंड फॉर टेम्परेचर, हमेशा केल्विन में होना चाहिए, सेल्सियस में दिया है तो +273 ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट कर देना है। R स्टैंड फॉर गैस कांस्टेंट, 25/3 इज द वैल्यू जो हम यूज करेंगे। Na हम सब जानते हैं, नंबर ऑफ मोल के अपने पास 2 फॉर्मूले हो गए। इसके अलावा आइडियल गैस इक्वेशन के कुछ और फॉर्म होते हैं, वो भी देख लो। तो PV इज इक्वल टू NRT, ये हम सब याद है हम सबको। इसे हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास इनटू RT। इन सबको वहां लो, वॉल्यूम को वहां लेके चले जाओ। मतलब कैसे बोल रहा हूं मैं? प्रेशर, मोलार मास को प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज PM नॉट डिवाइड बाय RT को नीचे लेके आ जाइए। यहाँ पे क्या आ जाएगा? मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ द गैस डिवाइड बाय इट्स वॉल्यूम, ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ गैस। आप डी भी यूज कर सकते हो, आप रो भी यूज कर सकते हो। तो बच्चों डेंसिटी ऑफ गैस का फॉर्मूला अपने को मिल गया, वो हो गया PM नॉट डिवाइड बाय RT, PM नॉट डिवाइड बाय RT। ठीक है, यहाँ से हम रियल गैस के बारे में बता सकते हैं कि भाई आइडियल गैस का डेंसिटी काफ़ी कम होता है, तो रियल गैस का भी डेंसिटी, अगर वो आइडियल गैस जैसा बिहेव करना चाहती है तो उसकी डेंसिटी भी काफ़ी कम होनी चाहिए। डेंसिटी कम होने के लिए प्रेशर कम होना चाहिए एंड टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। प्रेशर न्यूमरेटर में है, डेंसिटी कम तो तभी पॉसिबल है जब प्रेशर कम होगा। डिनोमिनेटर जब ज़्यादा होगा तो भी डेंसिटी कम होगी। तो एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, एट न्यूमरेटर वाला वैल्यू कम होगा तो भी डेंसिटी कम होगी, डिनोमिनेटर वाला वैल्यू ज़्यादा होगा तो भी डेंसिटी कम होगी। तो हम बोल सकते हैं कि एट लो प्रेशर हाई टेम्परेचर रियल गैस बिहेव एज एन आइडियल गैस। ठीक, तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला है, कभी कभी आपको यूज हो जाएगा। इसी को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखो, PV इज इक्वल टू NRT को हम लिख सकते हैं बच्चों, PV इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर RT। चलिए सबको यहाँ लेके आइए, प्रेशर इनटू एवोगाड्रोस नंबर लेके आ जाते हैं। अच्छा, अगर यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो R अपॉन Na को ना, R इज Na इंटू KB, तो इस Na की जगह पे इस Na को यहाँ से यहाँ लेके आ जाए तो R अपॉन Na क्या हो जाएगा? KB हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं KB। तो ये हो जाएगा प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू N इंटू KB इंटू T। इन सबको यहाँ लेके आ जाओ तो प्रेशर डिवाइड बाई KB इंटू T इज इक्वल टू N डिवाइड बाई V। N डिवाइड बाई V इज नथिंग बट बच्चों नंबर डेंसिटी है ये, इसे हम म्यू से भी इंडिकेट कर सकते हैं। इट्स नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस। मास अपॉन वॉल्यूम मास डेंसिटी हुआ, नंबर अपॉन वॉल्यूम नंबर डेंसिटी हुआ। ठीक है, तो नंबर डेंसिटी इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइड बाय KBT, प्रेशर डिवाइड बाय KBT। अगेन वही चीज है भाई, रियल गैस को आइडियल गैस बनने के लिए नंबर डेंसिटी कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इसका मतलब प्रेशर को कम होना पड़ेगा और टेम्परेचर को ज़्यादा होना पड़ेगा। दैट मीन्स अगेन एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर आइडियल रियल गैस बिहेव एज एन आइडियल गैस। ये नीट में डायरेक्टली पूछते हैं तो इसे लिख लेना कहीं पे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते ध्यान से। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द टेम्परेचर वॉल्यूम कर्व ऑफ एन आइडियल गैस वेयर T इज टेम्परेचर, V इज वॉल्यूम at 3 pressure P1, P2, P3 compared with those of Charles' law represented as dotted line. Then the correct relation is y एक्सिस में अपने पास है टेम्परेचर, x में कौन है अपने पास? वॉल्यूम। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन में सबसे पहले तो वो हो जाएगा PV इज इक्वल टू NRT। अब इसे कन्वर्ट करो y इज इक्वल टू M इंटू एक्स के फॉर्म में, जहां पे M हो जाएगा स्लोप,
y पे कौन है टेम्परेचर, x पे कौन आ गया आपका वॉल्यूम। तो टेम्परेचर को एक साइड रखो, बाकी सबको एक साइड कर दो। तो हम टेम्परेचर को लेफ्ट साइड रखेंगे तो ये हो जाएगा PV डिवाइड बाय NR इज इक्वल टेम्परेचर। उसे वापस उस फॉर्म में लिख देते हैं। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये हो गया टेम्परेचर इज इक्वल टू P डिवाइड बाय NR इंटू V। ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हो ये हो गया आपका m इज नथिंग बट बच्चों आपका स्लोप। इसका मतलब ये हो गया m इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइड बाय n टाइम्स r। n इंटू आर तो कांस्टेंट हो गया, मतलब स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो जिस गैस का या जिस ग्राफ का स्लोप ज़्यादा होगा उस गैस का प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब किसका स्लोप ज़्यादा हो गया, अब भाई स्लोप का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। अगर हम इन तीनों का एंगल देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से, अगर मैं एंगल देखूंगा तो इसका एंगल और इसका एंगल थीटा है। थीटा के फॉर्म में क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा। तो जिसका थीटा ज़्यादा होता है उसका tan थीटा ज़्यादा होगा, मतलब उसका स्लोप ज़्यादा होगा। तो P1 का थीटा ज़्यादा है इसलिए P1 का जो स्लोप होगा M1 वो ग्रेटर हो गया M2 से, और वो भी ग्रेटर हो गया M3 से। तो वी कैन से P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3। इतना सब एग्जाम में हमें लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्टली दिमाग में लेकर आना है कि आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्लोप कौन है वो देखना है, स्लोप में कौन वेरिएबल रिलेशन में आ रहा है वो देखना है। जैसे स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो स्लोप ज़्यादा जिस ग्राफ का होगा उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो अपने पास है वो आ गया ये वाला, ये भी उसके जैसा ही है बट यहाँ पे एक चेंज है। अगर आप ध्यान से देखो तो वॉल्यूम आ गया y पर और टेम्परेचर आ गया x पर, मतलब हमें भी अगेन वही आइडियल गैस इक्वेशन लिखना है। बट अब मेरे पास y में वॉल्यूम है तो मैं वॉल्यूम को एक साथ रख के बाकी सबको वहाँ भेज दूंगा। तो ये हो गया NR डिवाइड बाई P इंटू टी। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा y इज इक्वल टू m इंटू एक्स से, तो मेरा जो स्लोप है वो किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ गया। तो लिख दीजिए भाई जो स्लोप हो गया वो हो गया NR डिवाइड बाई P। नाउ द स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसका मतलब जब स्लोप ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो θ2 जो है वो ग्रेटर देन है θ1 से, इसका मतलब सेकंड का स्लोप ग्रेटर हो जाएगा फर्स्ट के स्लोप से। इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी होने की वजह से सेकंड का प्रेशर कम हो जाएगा फर्स्ट के प्रेशर से। तो P2 इज लेस देन P1। तो हमारा बी वाला ऑप्शन जो है बच्चों वो करेक्ट हो गया। समझा। तो अपने को करना कैसे है, दोनों क्वेश्चन के लिए हमें इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन को y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और हमें m मिल जाएगा। m से देखो स्लोप किसके प्रोपोर्शनलिटी कैसे आ रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल या इनवर्स प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रहेगा तो स्लोप ज़्यादा तो प्रेशर ज़्यादा, और अगर इनवर्स प्रोपोर्शनल रहेगा जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे तो स्लोप ज़्यादा तो प्रेशर कम। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि cylindrical container contain hydrogen gas at pressure of 249 kilopascal at temperature 27 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ गैस, तो डेंसिटी ऑफ गैस बच्चों क्या होता है, डेंसिटी ऑफ गैस आपका हो जाएगा PM0 डिवाइड बाई RT, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। प्रेशर अपने को बच्चों दिया 249 किलो पास्कल है तो 10⁻³ लगाना है। उसके बाद आएगा मोलार मास। मोलार मास ध्यान से देखना है, गैस कौन सी है, तो गैस हाइड्रोजन है मतलब H2। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻³ क्योंकि वो ग्राम पर मोल होता है। तो हमें kg में चाहिए रहेगा तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ कर देंगे वहाँ पे। डिवाइड बाय आर की वैल्यू हम यूज़ करेंगे 25/3 इंटू टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, विल कन्वर्ट दैट इनटू केल्विन। तो ये मिल जाएगा 300 केल्विन। सबको कैलकुलेट कर देते हैं फटाफट। 3 से 300 कट के ये आ जाएगा बच्चों 100। 249 इंटू 2 कर दोगे तो ये हो जाएगा 498। तो ऊपर आ गया 498, नीचे आ गया बच्चों 25 इंटू 10⁻²। क्या बचा मेरे पास, ये 2 कट गया। 100 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। 498 नियरली 500 के आसपास है तो हम इसे 25 से काट सकते हैं। 25 2 ज़ा 50, 20 इज ज़ा 500। ठीक है, तो 20 इंटू 10⁻², तो डेसिमल जो है 2 प्लेस आगे आ जाएगा, दैट विल बिकम 0.2। ये पावर -2 है मतलब जो डेसिमल है वो 2 प्लेस आगे आएगा, तो 0 से एक प्लेस 0 के लेफ्ट में आएगा फिर 2 के लेफ्ट में आएगा, तो इट विल बी 0.2। ठीक, 0.2 kg/m³। ये हो गया आपका बच्चा डेंसिटी ऑफ गैस। आई होप क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें, टू वेसल सेपरेटली कंटेन्स टू आइडियल गैस A एंड B एट सेम टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है बच्चों वो क्या हो गया, वहां पे देखो सेम हो गया। टेम्परेचर जो है वो दोनों का सेम हो गया। कीवर्ड को हाईलाइट कर लेते हैं।
द प्रेशर ऑफ ए बीइंग ट्वाइस, तो प्रेशर जो है वो 2 टाइम बोला है, ट्वाइस दैट ऑफ बी। अंडर सच कंडीशन डेंसिटी ऑफ ए इज फाउंड टू बी 1.5 टाइम्स डेंसिटी ऑफ बी। द रेशियो ऑफ मोलार मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए टू बी, मॉलिक्यूलर वेट मतलब मोलार मास का अपने को रिलेशन निकालना है। क्या क्या चीज़ का रिलेशन दिया है? टेम्परेचर सेम है तो छोड़ दो, नहीं लेना अपने को। तो ये हो गया प्रेशर ट्वाइस हो गया, डेंसिटी जो है 1.5 हो गया। तो हमें सिर्फ 2 ही चीज़ लेनी है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख लेते हैं, डेंसिटी के फॉर्म में है तो डेंसिटी का ही फॉर्मूला लिखते हैं। डेंसिटी ऑफ गैस हम जानते हैं बच्चों, क्या हो जाता है? पी एम नॉट डिवाइड बाई आर टी। ठीक, हमें मोलार मास चाहिए तो मोलार मास के फॉर्म में लिख देते हैं, आर टी यहाँ पे आ जाएगा, डेंसिटी इंटू आर टी डिवाइड बाई पी। जो चीज़ें अपने को रिलेशन में नहीं उसे हटा दो, तो हम इसे एम नॉट प्रपोर्शनल कर देंगे रो बाई पी से। ये वाला लिखना जरूरी नहीं है एग्जाम में, मैं समझा रहा हूँ इसके लिए मैं लिख रहा हूँ, आप दिमाग में करना उसे डायरेक्टली। ठीक, तो मोलार मास ऑफ ए डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ बी क्या आ जाएगा? डेंसिटी जो है वो डायरेक्ट प्रपोर्शनल में आएगी, तो ऊपर डेंसिटी ऑफ ए लिख दो, नीचे डेंसिटी ऑफ बी लिख दो। प्रेशर इनवर्स प्रोपोर्शनल है तो वो उल्टा हो जाएगा, या तो एक काम करो इसे ऐसे लिख लो, डेंसिटी ऑफ ए डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ बी डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ बी। ये देखोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ ए डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ बी, प्रेशर बी वाला ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ ए। अब जो रिलेशन दिया है पुट कर दो। डेंसिटी ऑफ ए के बारे में नहीं, बी के बारे में बोला है। एक काम करता हूँ मैं नीचे लिखता हूँ उसको। चलिए, डेंसिटी ऑफ ए एज इट इज रखिए, डेंसिटी ऑफ बी देखो क्या है, डेंसिटी ऑफ ए इज फाउंड टू बी 1.5। ओके, डेंसिटी ऑफ ए जो है वो 1.5 हो गया, हम उसे 3/2 कर सकते हैं, 3/2 टाइम ऑफ डेंसिटी ऑफ बी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ बी। प्रेशर किसका दिया है? प्रेशर ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ प्रेशर ऑफ बी, तो पी भी वैसे लिखेंगे, ये लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ प्रेशर ऑफ बी। प्रेशर ऑफ बी बच्चों हम काट देंगे, जो बचा वो बचा अपने पास यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 1/2, इसे काट मत देना गलती से, ठीक है? एग्जाम के पीयर प्रेशर में कभी कभी हम कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3/4। तो मोलार मास ऑफ ए डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ बी बच्चों हो जाएगा 3/4। आगे चलते हैं, तो इस सवाल को देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट अ प्रेशर पी, टेम्परेचर टी, व्हेन ऑक्यूपाइंग अ वॉल्यूम वी विल बी। तो उसने स्टेट का इक्वेशन पूछा है, 5 ग्राम उसका मास हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, जहां से हम मोलार मास निकाल सकते हैं, प्रेशर टेम्परेचर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के फॉर्म में ही है, मतलब एन जो है वही अलग है, तो अपने को एन को ही कैलकुलेट करना होगा, तो सीधा सीधा लिख दो भाई, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। मतलब ये मत लिखो, मैं लिख रहा हूँ बस, पी वी इज इक्वल टू, आपको क्या लिखना होगा? नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला, मास गिवन तो मास के फॉर्म में लिख लो, तो ऊपर आ जाएगा 5 ग्राम, नीचे मोलार मास, ऑक्सीजन है O2 है, मतलब ये आ जाएगा 32 ग्राम पर मोल, ठीक है? इनटू आर की वैल्यू हम क्या यूज करेंगे, जैसे मैंने बोला 25/3 ले लो, चल गया, ठीक है? इनटू क्या लेना है अपने को यहाँ पे, ए आर मत लो, आर को तो आर के फॉर्म में रखा है ना, तो इसे हम आर टी ही रखते हैं। ग्राम ग्राम से कट जाएगा, 532 नहीं कटने वाले हैं, तो आ गया आंसर, 5 इज पी वी इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 32 आर टी हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं अच्छे से। तो इस क्वेश्चन में दिया है, the molecule of a given mass of gas have RMS velocity of 200 meter per second at 27 degree Celsius and 1 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर। तो RMS velocity दिया है 200, ये और ये है 27 के टेम्परेचर और ये वाले प्रेशर पे 1 atm के आसपास प्रेशर के। when the temperature and pressure of gas are respectively 127 एंड प्रेशर जो है वो कम हो गया, तो RMS वेलोसिटी ऑफ न्यू मॉलिक्यूल इन मीटर पर सेकेंड विल बी। तो न्यू टेम्परेचर प्रेशर में RMS वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होगा, अपने को पूछा है बच्चों। अब VRMS का फॉर्मूला अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उसके फॉर्मूले में हमारे पास आता है √3RT/m0, मतलब ये सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो VRMS सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसीलिए हम सिर्फ टेम्परेचर का ही वैल्यू यूज़ करेंगे, प्रेशर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं आ रहा, कहीं पे डिपेंडेंट नहीं है वो उस पर। तो ये आ जाएगा VRMS, जो निकालना है उसे ऊपर रखेंगे, तो 2 लिख देता हूँ उसे मैं। तो V2 निकालना है, V1 अपने को पता है, ये हो जाएगा अंडर रूट T2/T1। T2 बच्चा आपने को जो दिया है वो 127 प्लस हम 273 कर देंगे, तो 273 प्लस 27 हो जाएगा 300 प्लस 100 हो जाएगा 400, और 273 प्लस 27 हो जाएगा बच्चों 300। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये मिलेगा 2 डिवाइड बाय √3, ठीक है? V2 निकालना है, ये हो जाएगा 2/√3 टाइम्स ऑफ V1।
P1 बच्चों अपने को दिया है 200, 200 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा 400 डिवाइड बाय √3 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया V2। भले उसने डेटा प्रेशर का दिया है बट वो सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो हम सिर्फ टेम्परेचर की ही वैल्यू को यूज़ करेंगे, प्रेशर का कुछ यूज़ नहीं करना है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हो गया आपका प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है और एनर्जी ऑफ गैस क्या होता है। ठीक है, तो प्रेशर हो गया 1/3, डेंसिटी ऑफ गैस है बच्चों ये इंटू VRMS का स्क्वायर। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला याद रख लो, बाकी सारे फॉर्मूले इससे ही बनते हैं, इससे ही बनते हैं। अगर आपका रटना उतना अच्छा नहीं है तो आप ऐसा याद रख लो कि मुझे एक फॉर्मूला याद रखना है और मुझे ये पता होना चाहिए कि इससे वो फॉर्मूला जाना कैसे है। ठीक है, चलिए ये स्टार्ट कर देता हूँ मैं। अब इसी फॉर्मूले को अगर मैं और लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ प्रेशर इज इक्वल टू 1/3, जो मास ऑफ द गैस है, डेंसिटी ऑफ द गैस है, वो हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस इंटू VRMS का स्क्वायर। मास ऑफ गैस का मतलब हो गया कि एडिशन ऑफ मास ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल, भाई जितने मॉलिक्यूल है उतने। तो एक मॉलिक्यूल का मास अगर मैंने स्मॉल m लिया और वहाँ पे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो सबका टोटल मास कितना हो जाएगा, एक मास का वैल्यू लेना है इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल करना है, मतलब m इंटू n हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, डिवाइड बाय v दैट इज वॉल्यूम इंटू VRMS का स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला है, कभी कभी यूज़ होता है प्रेशर का, और ये भी फॉर्मूला है जो अपने को यूज़ होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें VRMS वगैरह वगैरह क्या होता है वो भी देख लेते हैं। P स्टैंड फॉर प्रेशर, जैसे मैंने बताया हम सब जानते हैं इसको अच्छे से। रो इज अ डेंसिटी, स्मॉल m जो हो गया वो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल हो गया, एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास हो गया वो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। कैपिटल N जो आप देख रहे हो ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और जो आप V देख रहे हो नीचे डिनोमिनेटर वाला वो हो गया वॉल्यूम ऑफ गैस। अब VRMS को अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, इसे बोला जाता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड भी बोल सकते हो, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी बोल सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो VRMS का फॉर्मूला प्रेशर के इक्वेशन से ही निकलता है, बट मैं आपको सिर्फ बता दूं क्या फॉर्मूला है। यह आता है √3RT/m0, जिसकी वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं √3 √RT/m0, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.73, बट ठीक है 1.7 तक रखता हूँ। RT/m0 ये हो गया RMS वैल्यू। इसके दो वैल्यूज और होती है, एक हो गया V एवरेज, एवरेज सारे स्पीड की जो एवरेज वैल्यू आती है उसकी हम बात कर रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है, एवरेज स्पीड नॉन जीरो होती है, तो ये एवरेज स्पीड हो गया बच्चों V एवरेज। इसकी वैल्यू होती है √8RT/πm0। m0 स्टैंड फॉर मोलार मास, ठीक है ना। इसे भी हम उस फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं 8 डिवाइड बाय पाई इनटू आ जाएगा √RT/m0। सो ऐसे क्यों कर रहे हो, ताकि कंपेयर कर सकूं। √8/पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली होती है 1.6 टाइम्स ऑफ RT/m0 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट और द थर्ड वैल्यू होती है मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। कहीं भी तीनों की फॉर्मूला अगर आपको पूछा तो आपको पता होना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होती है √2RT/m0, जिसको अगेन हम लिख सकते हैं √2 ये हो जाएगा RT/m0। √2 की वैल्यू हम जानते हैं 1.41, बट ठीक है 1.4 तक भी चल जाएगा। ये वैल्यू जिसके लिए मैंने दिया ताकि मैं कंपैरिजन बता सकूं, तो इससे हमें क्लिक होता है कि VRMS जो है बच्चों सबसे ज़्यादा होता है। VRMS के बाद जो आता है वो आता है V एवरेज। VRMS इज ग्रेटर देन V एवरेज एंड V एवरेज इज ग्रेटर देन V मोस्ट प्रोबेबल। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये हो गया VRMS का RAM, मतलब ये हो गया राम। तो भगवान राम का नाम याद रखना अपने को, और ऐसे याद रखना जैसे आप नीचे जाओगे आपकी जो स्पीड होगी वो कम होगी। बस आपको रिलेशन वाले जो सवाल आएंगे वहां पे ये काम कर जाता है। RMS पूछा तो अपने को लेना है √3RT/m0, एवरेज स्पीड पूछा तो अपने को लेना है √8RT/πm0, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पूछा तो अपने को लेना है √2RT/m0। एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू याद रखना ये जीरो होती है,
एवरेज वेलोसिटी 0 होती है, तो ये वाली चीज़ याद रखना। आरएमएस को आप रूट मीन स्क्वायर स्पीड भी बोल सकते हो, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी बोल सकते हो, दोनों यूज़ होती है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया स्पीड के बारे में। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में बच्चों पढ़ने के पहले हम वापस लिखते हैं प्रेशर का इक्वेशन। ये हो जाएगा 1/3 मास ऑफ द गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द गैस इनटू वी आर एम एस का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज हाफ, जैसे हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा हाफ मास ऑफ द गैस इनटू वी स्क्वायर। तो हमारे पास 2 नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया 1/2 एम वी आर एम एस का स्क्वायर, ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। बाकी सबको यहाँ पे लेके आ जाओ, 3 ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 3 PV डिवाइड बाय जो 2 है वो नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू हाफ एम वी आर एम एस का स्क्वायर। इसी को बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। ऐसा क्यों बता रहे हो कि भाई अगर आप एग्जाम में मतलब भूल गए कि क्या फॉर्मूला होता है तो आप निकाल सको, ये 2 लाइन का स्टेप है, फटाक से कर देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/2 PV। PV इज इक्वल टू NRT, तो हम इसे लिख सकते हैं 3/2 NRT। ये हुआ काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल गैस, एंटायर गैस की काइनेटिक एनर्जी होगी ये। अब इसे हम कुछ कुछ और टर्म्स में लिखते हैं। एन को नीचे लेकर आ जाओ, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय एन। सर डिवाइड बाय एन का मतलब पर मोल, एक मोल की काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ द गैस। तो ये आ जाता है 3/2 RT। अगर एक से ज़्यादा पूछा तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करना, 2 मोल का पूछा तो एन की जगह पर 2 यूज़ करें ना ऊपर वाले फॉर्मूले में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसी को ध्यान से देखें तो जो एन है उसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3/2 मास अपॉन मोलार मास इंटू RT। तो अगर हम मास को नीचे लेकर आ जाएंगे तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ गैस, मतलब पर केजी पर ग्राम, ऐसा। ये हो जाएगा 3/2 RT। क्या बच गया वहाँ पे बच्चों, नीचे m0 बच गया। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया 3/2 एन की जगह पे आ गया नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय एवोगाड्रो, सॉरी एन की जगह पे आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर इनटू RT। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को अगर आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटायर गैस से डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाता है, पूरे गैस की एनर्जी को मैंने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड किया है, तो ये मुझे देगा काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल देगा मुझे ये। अगेन आर अपॉन एन ए को मैं KB लिखूंगा, और ये हो गया 3/2 KB इंटू टी। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज 3/2 KBT। काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज 3/2 RT। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटायर गैस 3/2 PV या 3/2 NRT, ठीक है। ये चीज़ें अपने को याद रखनी है फॉर्मूले में। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन पहले पे आते हैं। इसमें लिखा है कि भाई साहब बताइए कि द टेम्परेचर ऑफ गैस इज -50°C। कोई गैस है, उसका टेम्परेचर है -50°C। टू वॉट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड, कितने टेम्परेचर तक उसे हीट करे सो दैट द RMS स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स। अभी जितनी उसकी स्पीड है उससे 3 गुना और बढ़ जाए, उससे 3 गुना और बढ़ जाए। मान लेते हैं कि भाई अभी वाली जो स्पीड है वो v है, v इनिशियल इज v। वी आर एम एस इनिशियल लिख सकता हूँ बट थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा मुझे। वी आर एम एस इनिशियल लिख से वी लेते हैं, तो वी आर एम एस फाइनल कितना बोल रहा है वो, वी आर एम एस फाइनल कितना बोल रहा है वो कितना हो जाए। तो बहुत से बच्चे इंटरप्रेट करते हैं कि वो 3 टाइम्स हो जाए। अगर ये लिखा होता इंक्रीज्ड टू 3 टाइम्स, तो ये होता अभी जितना उससे 3 गुना हो जाए, दैट विल बी 3 इंटू वी। बट उसने बोला है इंक्रीज्ड बाय, जितना अभी है उसमें 3 गुना और बढ़ जाए, तो v में 3 टाइम्स और बढ़ जाए, तो ये वाला हो जाएगा 4v। मतलब अपने को v इनिशियल को v से v फाइनल 4v तक लेके जाना है, ठीक है। इसके लिए हमें टेम्परेचर कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो VRMS का फॉर्मूला अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वो होता है √3RT/m0। ऑफकोर्स ये बात, ये फॉर्मूला अपने को बिल्कुल नहीं लिखना बच्चों। आप सिर्फ ये देखो कि वेरिएबल कौन है इस पूरे फॉर्मूले में, ओनली टेम्परेचर वेरिएबल है। बहुत सी चीजें मैं अभी बता रहा हूँ। VRMS इज ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। अगर आपने गैस का टेम्परेचर बढ़ाया तो गैस का VRMS बढ़ेगा। VRMS बढ़ने की वजह से उस गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि वो होता है हाफ एम VRMS का स्क्वायर, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस हम लिखते हैं। इसका मतलब उससे गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। तो गैस का VRMS सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट
डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और वो डिपेंड कैसे करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो इसी को ले लो, जो निकालना है उसे ऊपर रखो, जो पता है उसे नीचे रखो, ये हो जाएगा अंडर रूट T2 डिवाइड बाय T1। V2 अपने को पता है कितना होता है, V2 उसने बोला है भाई साहब आपको करना है 4V, कहाँ से, V से। चलिए T2 तो अपने को निकालना है, T1 पता है -50, -50 डिग्री सेल्सियस है, हमें ये चाहिए केल्विन में। तो -50 में बच्चों आप 273 ऐड कर दोगे, ठीक है, -50 में आप 273 ऐड कर दोगे, कितना आ जाएगा, 70 में 50 घटा दो, 20 आ गया, 223। अब दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर बच्चा 16 हो जाएगा, ये आ जाएगा T2 डिवाइड बाय 223 अपने को एज इज मिलेगा। तो अपने को T2 की वैल्यू कितनी आ जाती है, 16 इंटू 223। अच्छा अभी तो बड़ा मल्टीप्लीकेशन है, हाँ भाई वो तो है, 16 इंटू 223 कर दो फटाफट, ये आ जाता है 3568। 3568 ये आ गया T2। बट याद रखना ये अपने को मिला किस में है, हमने केल्विन में लिया हुआ था, हमें ये केल्विन में मिला। हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो डिग्री सेल्सियस में भी है, केल्विन में भी है। केल्विन का मैच खा रहा है क्या, नहीं सर नहीं खा रहा, डिग्री सेल्सियस का मैच करवाते हैं हम। चलिए T2 से निकालते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, अब डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए वापस 273 जो ऐड किए थे ना वो माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में। तो 273 माइनस करने के बाद कितना मिल जाएगा बच्चों मुझे, इसमें 3295 मिलता है, 3295 डिग्री सेल्सियस का ये अवेलेबल है अपने पास। हाँ जी पहला ऑप्शन, अरे वाइट पे वाइट लिख रहा हूँ, पहला ऑप्शन, ठीक। तो इस तरीके से जो रिलेशन दिया है उस रिलेशन को यूज करो, उसी को सॉल्व करो, सिंपल सॉल्यूशन है, आपका आंसर इजीली निकल जाता है। 4 नंबर आपके 2023 नीट का सवाल है ये। चलिए अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन तो यार लैम्डा हो गया सर, लैम्डा क्या है आपने नहीं बताया, बता देता हूँ अभी। लैम्डा इज बेसिकली मीन फ्री पाथ। फ्री पाथ तो जानते हैं ना कि भाई जब कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल भागता है तो किसी भी दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, मान लो कि यहाँ से गैस मॉलिक्यूल आके यहाँ टकराया और फिर यहाँ से यहाँ पे गया, तो किसी भी दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जितना वो डिस्टेंस कवर करता है उसे हम बोलते हैं फ्री पाथ। सारे फ्री पाथ का जो हम एवरेज निकालते हैं दैट एवरेज वी कॉल एज अ मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसे आप याद रख सकते हो, ये होता है KBT, या आप इसे सीधा KT भी लिख सकते हैं वैसे, KT डिवाइड बाय √2 पाई डी स्क्वायर इंटू पी। T का मतलब हम जानते हैं क्या हो गया, वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। T का मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस, √2 पाई वी नो, D और P इज अ प्रेशर, तो D को बता देता हूं मैं, D हो गया मॉलिक्यूलर डायमीटर, मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ गैस। एक गैस के मॉलिक्यूल का डायमीटर कितना है, वो हो गया dP। अगेन बच्चों ये हो गया प्रेशर, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ो, इसमें क्या लिखा है, द मीन फ्री पाथ लैम्डा फॉर अ गैस मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन डायमीटर D ऑफ द मॉलिक्यूल एज। कैसे डिपेंड करता है भाई, तो हम देख लो, ये हो गया इनवर्स प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर, जो ऑप्शन है टिक करो, आगे बढ़ो, 4 मार्क्स ले लो, खत्म। चलिए आगे चलते हैं। अरे वाह, वापस एक सेम जैसा सवाल है, इसे उठाते हैं, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। चलिए अगेन सेम बच्चा, फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। इसने लिखा है दी मीन फ्री पाथ फॉर अ गैस विथ मॉलिक्यूलर डायमीटर D एंड नंबर डेंसिटी n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। सर तो नंबर डेंसिटी के फॉर्म में है, आप बोलो नंबर डेंसिटी के फॉर्म में नहीं है, कोई नहीं, कन्वर्ट करते हैं उसे, इसे हम करते हैं कॉपी और यहाँ करते हैं पेस्ट। नंबर डेंसिटी किसके फॉर्मूले में आता है सर, नंबर डेंसिटी होता है नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय उसका वॉल्यूम, बराबर ना। चलिए तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कहाँ से मिलेगा, नंबर ऑफ मोल से, ओके। दूसरा हमें चाहिए वॉल्यूम, वॉल्यूम कहाँ से मिलेगा, प्रेशर से। चलिए लिखते हैं, तो अगर हम K को लिखेंगे तो K को क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू NA इंटू KB। R जो होता है बच्चों वो होता है NA इंटू KB, तो अपने को KB की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी R डिवाइड बाय NA, ये लिख सकते हैं। दूसरा अपने को मिल गया PV इज इक्वल टू NRT, बराबर ना। तो PV इज इक्वल टू NRT अपने को चाहिए, तो हमें वॉल्यूम चाहिए, तो हम प्रेशर को रिप्लेस कर देंगे NRT डिवाइड बाय वॉल्यूम से। अच्छा N को लिखते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर इनटू RT डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक। चलो दोनों को पुट करो यहाँ पे बच्चों,
तो हम लिखते हैं के की जगह पे आर डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर इंटू टेम्परेचर, बढ़िया हो गया। नीचे लिखते हैं √2 इंटू पाई इंटू डी स्क्वायर, प्रेशर की जगह पे लिखते हैं कैपिटल एन इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर इंटू वॉल्यूम। जो कट पिट रहा है उसे काटो पीटो, आगे बढ़ो। एवोगाड्रो नंबर कट गया, आर कट गया, टेम्परेचर कट गया, जो बचा क्या बचा अपने पास बच्चों, देखो यहाँ पे तो हमारे पास बचा है, ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा, नीचे क्या क्या बचा अपने पास, 1 डिवाइड बाय √2 पाई डी स्क्वायर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैपिटल एन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द गैस वी, एन बाय वी आ जाएगा, ये कहाँ से आ गया, एन बाय वी आ जाएगा नंबर डेंसिटी, तो हम बोल सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय √2 पाई एन डी स्क्वायर। तो आपको मेन फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसके एडिशनल में जो जो फॉर्मूले आते हैं वो पता होना चाहिए, ताकि आप रिप्लेस कर सको और अपने हिसाब से फॉर्मूले को बना सको। ठीक बच्चों, अब आपको समझा रहेगा। जिस पार्ट का, जिस क्वेश्चन का आपको नहीं समझा हुआ है मुझे कमेंट में बता देना, कमेंट के अलावा कुछ मुझे क्लिक नहीं हुआ दिमाग में। ठीक है, जो भी डाउट रहेगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहना, मैं उस वहाँ पे आपके जो डाउट है वो दूर कर दूंगा। चलिए चलते हैं। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ गैस फिल्ड इन अ कंटेनर वुड लीड टू, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या चीज़ है जो चेंज होगा, इंक्रीज इन इट्स मास, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, डिक्रीज इन इट्स प्रेशर, डिक्रीज इन इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। किसका फॉर्मूला टेम्परेचर से लिंक है सर, काइनेटिक एनर्जी का लिंक है। कैसे लिंक है भाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज 3/2 nRT। तो हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस बच्चा जो हो गया वो हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। 2019 के नीट का सवाल है ये। तो अगर आपने टेम्परेचर को चेंज किया तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज होगी। सर चेंज कैसे होगी, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज, तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ठीक, चलिए इस सवाल पे आते हैं बच्चों। इसमें दिया है एट व्हाट टेम्परेचर विल द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिकम जस्ट सफिशिएंट फॉर एस्केपिंग फ्रॉम अर्थ एटमॉस्फेयर, मतलब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जानी चाहिए। इसके लिए उसकी आरएमएस स्पीड कितनी होनी चाहिए, किसका बोला बच्चों उसने, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का बोला है। एट व्हाट टेम्परेचर विल द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एंटायर गैस नहीं बोल रहा, एक सिंगल मॉलिक्यूल का पूछ रहा है वो। ठीक है, पहले बात करते हैं एस्केपिंग के लिए कितनी वेलोसिटी उसके पास होनी चाहिए। अगर आप एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करो ग्रेविटेशन के अंदर, तो उसका फॉर्मूला होता है √2 gm डिवाइड बाय आर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, बराबर है। जी हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम जो होता है वो होता है मास ऑफ द अर्थ नॉट ऑब्जेक्ट, आर होता है रेडियस ऑफ द अर्थ। मतलब ये इंडिपेंडेंट है मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड ही नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो चाहे आपका मास बहुत बड़ा है या बहुत ज़्यादा छोटा हो, दोनों के लिए एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी उसकी रिक्वायरमेंट सेम होती है। इसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। हम सबको ये बचपन से याद होगा, 10th वगैरह में भी शायद ये था हमें। तो एस्केप वेलोसिटी हो जाती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए, इसका मतलब ये हो गया कि हमें गैस को तब तक हीट करना है जब तक उसका VRMS इक्वल ना हो जाए वी एस्केप के, मतलब कितना हो जाए 11.2 10⁻³ सर 3 क्यों लगा रहे हो, क्योंकि भाई मीटर में चाहिए ना स्टैंडर्ड यूनिट, तो 10⁻³ लगा देंगे, मीटर पर सेकेंड के बराबर ना हो जाए। RMS की वैल्यू जो होती है वो होती है 3RT/m0। यार ये तो एक मोल गैस का RMS स्पीड हुआ, हमें तो एक मॉलिक्यूल का चाहिए। तो व्हाट वी विल डू इज 11.2, पहले मैं उसे एज इट इज लिख देता हूँ। हमें अगर एक मॉलिक्यूल का चाहिए तो हम इसे R को लिखते हैं Na/Kb। अच्छा, ये क्लिक कैसे हुआ, डेटा अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है और एक मॉलिक्यूल का मास दिया हुआ है। Kb कहाँ से मिलेगा भाई, R से मिल जाता है, तो हम R को लिख देंगे Na/Kb डिवाइड बाय आ जाएगा m0। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, m0 क्या हो गया, ये रुक जाओ लिख देता हूँ, ये छूट जाता है हमेशा। हाँ, m0 हो गया एक मोल का मास, Na हो गया एक मोल के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर मैं m0 को Na से डिवाइड कर दूँ तो ऊपर क्या बचेगा 3kBT डिवाइड बाय, यहाँ लिख देता हूँ m0 डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, एग्जाम में ऑफकोर्स ये बात है इतना टाइम अपने पास नहीं होता है, तो आप समझ लीजिए एक बार अच्छे से। लेकिन एक मोल का मास डिवाइड बाय एक मोल के सारे मॉलिक्यूल,
अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा बच्चा एक मॉलिक्यूल का मास, ऊपर आ जाएगा 3 kT। एक मोल के मास को नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे एक मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा, दैट विल बी स्मॉल m। और यहाँ पे अगेन आ जाएगा 11.2 10⁻3, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, रूट हट जाएगा, k की वैल्यू लिख दो तो ये हो गया 2.76 10⁻26 बच्चों, होल डिवाइड बाय 26 नहीं, मैंने kg का देखा, अच्छा मैंने वैल्यू ही उल्टी लिखी है चलो तो kb की वैल्यू आ जाएगी 1.38 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय एक मॉलिक्यूल का मास, वो हो गया 2.76 इंटू 10⁻26। तो निकालना तो उसको इंटू टी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 11.2 10⁻3 का होल स्क्वायर। चलिए अच्छा है, तो अब हम देखेंगे तो 3 इंटू 1.38 2.76 कुछ रिलेशन है क्या? 2 8 जा 16, देयर कैन बी सम रिलेशन। 1.38 इंटू 2 कर दो, अरे वाह कट गया, तो ये 2 टाइम्स होता है, इसका मतलब ये हो गया 3/2। पावर को भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये वाला लिख देता हूँ मैं, ये हो गया 3/2 10⁻, -23 ऊपर है, -26 नीचे है, ऊपर जाके +26 हो जाएगा, तो -23 + 26 कितना बचेगा +3 इंटू टी। 11.2 का स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली होता है 125.44 और ये आएगा 10⁻6। तो 10⁻3 से 6 काटूंगा तो 10⁻3 बचेगा मेरे पास। तो टेम्परेचर आ गया बच्चों 2 डिवाइड बाय 3 टाइम्स ऑफ 125/44 इंटू 10⁻3। चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया था मैथ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि आप ये डिविजन्स कैलकुलेशन जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं आप कर सके फटाफट, है ना। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नियरली देता है बच्चों अपने को t इज इक्वल टू 83.62 इंटू 10⁻3। लेट्स चेक द आंसर, 8.36 है, डेसिमल को आगे ले लो तो डेसिमल एक प्लेस यहाँ से आगे आ जाएगा, 8.36 टू रहने दो छोड़ो, पावर जो है एक से बढ़ जाएगा 4, स्टैंडर्ड यूनिट केल्विन आ जाएगी, तो 8.36 10⁻4, 8.36 10⁻4 बी इज योर आंसर। ठीक, देख लीजिए एक बार अच्छे से। एस्केप वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता, तो हमें गैस को तब तक हीट करना है जब तक एक मॉलिक्यूल का आरएमएस स्पीड एस्केप के बराबर ना हो जाए। एक मॉलिक्यूल का आरएमएस स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, आर को ओपन करेंगे Na इंटू केबी में। Na एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देता है, m0 एक मोल का मास देता है, तो एक मोल के मास को उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे एक मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा, ऊपर kT बचेगा, बाकी वैल्यूज पुट करके अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमें पढ़ना है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमें पास 3 तरीके का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड द लास्ट वन इज वाइब्रेशनल। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं गैसेस। गैसेस में सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोटॉमिक गैस की, सिंगल एटम वाला गैस। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गॉन वगैरह वगैरह। तो इनके पास चाहे ये रूम टेम्परेचर पे हो या हाई टेम्परेचर पे हो, ट्रांसलेशनल की 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है इनके पास, रोटेशनल की 0 होती है, वाइब्रेशन की 0 और टोटल वैल्यू आ जाती है 3। तो मोनोटॉमिक के लिए अपने को F इक्वल टू 3 याद रखना रट्टा मार के। सेकेंड जो गैस हो जाता है वो हो जाता है डायटोमिक भी, और इसे आप ले सकते हो लीनियर पॉलीएटॉमिक, दोनों के लिए यही फॉर्मूला है, मतलब यही वैल्यूज होती है। अच्छा, इसमें 2 कंडीशन होता है। पहले हम बात करते हैं एट रूम टेम्परेचर, जो मोस्टली यही कंडीशन अवेलेबल होता है। कुछ नहीं बोला है तो मान के चलो कि वो रूम टेम्परेचर की ही बात कर रहा है, काफी बड़ा लिख दिया, एट रूम टेम्परेचर। तो डिग्री ऑफ ट्रांसलेशनल हो जाएगा 3 मोशन, डिग्री ऑफ 3, हाँ, डिग्री ऑफ रोटेशनल मोशन हो जाएगा 2, वाइब्रेशनल मोशन रूम टेम्परेचर पे नहीं होता है, ये 0 लेना है और अपने को F की वैल्यू आ जाएगी 5। लेकिन जब आप जाते हो एट हाई टेम्परेचर पे बच्चों, तो हाई टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो वाइब्रेशन स्टार्ट करता है, लेकिन ट्रांसलेशनल की फिर भी 3 होगी, रोटेशनल की 2 होगी, वाइब्रेशन की उसके पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है, लेकिन हम उसको 1 ना लेकर 2 लेते हैं क्योंकि उसके पास 2 टाइप की एनर्जी आती है, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होता है। तो वाइब्रेशन का 1 डिग्री के लिए हम 2 वैल्यू यूज करेंगे, मतलब 2 लिखेंगे। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 3 + 2 दैट इज 7। यहीं से थर्ड आ जाता है पॉली एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल।
इसकी भी दो कंडीशन होते हैं, एट रूम टेम्परेचर। कुछ नहीं बोला है तो मान के चलना है कि भाई साहब वो आपसे रूम टेम्परेचर के बारे में ही पूछ रहा है। तो इसमें ट्रांसलेशनल की डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी 3, रोटेशनल की ऊपर 2 थी डायटोमिक के लिए, पॉलीएटॉमिक के लिए ये 3 हो जाएगी। बस यही चेंजेस है इसके अंदर। वाइब्रेशन तो रूम टेम्परेचर पे नहीं करेगा तो 0 लेना है उसे। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 6। बट अगर वो हायर टेम्परेचर पे चला जाता है तो अगेन इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो वाइब्रेट करेगा, लेकिन अब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम नहीं लिख सकते यहाँ पे। इसे लिखेंगे 3, रोटेशनल फिर भी 3 होगा, वाइब्रेशन को f लिख देंगे, ये हो जाएगा बच्चों इज इक्वल टू 6 + f। ठीक है, 6 + f लिखना अपने को। ये हो गया एट हाई टेम्परेचर पॉलीएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम का ना एक जनरल फॉर्मूला होता है। देखो ये सवाल को हल्का सा नीचे ले लेता हूँ मैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक जनरल फॉर्मूला होता है, दैट इज f इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ n माइनस m। ठीक है, n क्या हो गया, तो n हो जाता है नंबर ऑफ एटम और m हो जाता है नंबर ऑफ बॉन्ड या नंबर ऑफ पेयर। ए बी सी है तो पेयर कैसा होगा, ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, बी का सी के साथ, तो 3 पेयर बनते हैं ना, वैसे वाले पेयर याद रख लो इसमें। तो ये हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम का जनरल फार्मूला। इसको एक चेक कर लेते हैं फटाफट, है ना, डायटोमिक ले लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ फॉर डायटोमिक, अच्छा ये रूम टेम्परेचर पे देगा, रूम टेम्परेचर की वैल्यू देगा ये डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो ये मान लो अपने पास हो गए 2, 1 और 2, तो मॉलिक्यूल कितने हो गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गए 2, तो ये हो जाएगा 3 × 2 माइनस कितने बॉन्ड यहाँ बन रहे हैं, 1 बन रहा है, तो 3 × 2 = 6 माइनस 1 ये आ जाता है 5। तो ये वाले वैल्यू से रूम टेम्परेचर पे आप किसी भी गैस का, मोनोटॉमिक, डायटोमिक या पॉलीएटॉमिक, किसी भी गैस मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हो। वाइब्रेशन का ऑफकोर्स इसके अंदर नहीं आता, तो हमें याद रखना है। चलिए, आई होप आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ गया रहेगा यहाँ पे अच्छे से, कुछ डाउट नहीं है इसके अंदर। अब बात करते हैं अगला टॉपिक पे, जिसपे हम पढ़ना है CpCv एंड गामा। तो CpCv गामा का अपने को पहले तो ये पता होना चाहिए, U दैट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस का जो फॉर्मूला होता है ये होता है N दैट इज नंबर ऑफ मोल, F दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय 2 × R × T। ये इंटरनल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला है। एट एनी टेम्परेचर किसी भी गैस का इंटरनल एनर्जी निकालना है तो आप यूज करेंगे NF/2 R × T। N होगा नंबर ऑफ मोल, F उस गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम, R × उस टेम्परेचर जिस पे आपको पूछा हुआ है। ठीक, अगर दोनों साइड में डेरिवेट कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे मिल जाता है du इज इक्वल टू, ये आएगा NF/2 R, ये कांस्टेंट हो गया, इंटू dt। मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज NF/2 R × dt। मतलब टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से ही इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब CV क्या हो गया, अगर आपको थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ याद होगा, उसमें हम बोलते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट गिवन इज यूज्ड टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी एंड टू परफॉर्म वर्क डन बाय द गैस ऑन द सराउंडिंग। CV का मतलब हो गया एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। हम गैस को हीट कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर भाई वॉल्यूम ही कांस्टेंट हो गया तो वर्क डन जो P∆V होता है या इंटीग्रेशन PdV होता है, अगर वॉल्यूम ही कांस्टेंट हो गया तो ये पूरा क्या हो गया, 0। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि भाई वर्क डन 0 हो गया। वर्क डन 0 हो गया, इसका मतलब पूरा जो हीट है वो हीट सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज कर रहा है, वो पूरा का पूरा हीट सिर्फ इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रहा है। ठीक, और जितने से इंटरनल एनर्जी चेंज होगी उतना हीट हमने उसे दिया हुआ है। तो CV हो जाता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू dt, du/dt। ठीक, du/dt अपने को याद रखना, ये हो गया CV का फॉर्मूला। अब आप u को डेरिवेट कर लीजिए, ऊपर वाले u को, जब आप इसको u को डेरिवेट करोगे तो NF/2 बाहर आ जाएगा, R बाहर आ जाएगा, dt का, t का डेरिवेटिव जो है वो हो जाएगा 1। मतलब CV की जो अपने को वैल्यू आती है बच्चों, CV की वैल्यू आ जाती है NF/2 R, ये आ गया अपने को CV। अच्छा, इसको मैं U के फॉर्म में मतलब लिख सकता हूँ, U जो हो गया वो हो गया CV × T। अगर आपको U CV के फॉर्म में चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा CpCv का क्या हो गया, तो Cp - CV जो बच्चों होता है R, देयरफॉर Cp हो जाएगा R + CV। मतलब आपकी Cp की वैल्यू निकालनी होगी तो उसमें R को
Cv से ऐड कर देना, अपने को Cp आ जाएगा। यही जो Cp और Cv का रेशियो होता है इसे हम कहते हैं गामा, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये गामा हो गया। अच्छा, इस गामा के टर्म्स में भी जो Cp Cv है उनका फॉर्मूला बनता है। कैसे बनता है? मान लीजिए कि मैंने इस वाले रिलेशन में गामा के फॉर्म में वैल्यू पुट कर दिया, तो मैं Cp को क्या लिख सकता हूँ, गामा इंटू Cv लिख सकता हूँ, माइनस Cv इज इक्वल टू ये हो जाएगा आर, Cv कॉमन ले लो, क्या मिल गया, गामा माइनस वन इज इक्वल टू आर। तो जो Cv हो जाता है वो हो जाता है आर डिवाइड बाय गामा माइनस वन। ये Cv का फॉर्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ गामा। कभी कभी नीट में डायरेक्टली ये फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं कि भाई Cv का फॉर्मूला बताओ, मतलब स्पेसिफिक हीट इन टर्म्स ऑफ गामा एंड आर, है ना। इसी से हम Cp भी निकाल सकते हैं। चलिए कैसे निकाल सकते हैं देख लीजिए एक बार। ये जरा मिटा देता हूँ इसको, थोड़ा और रह गया। तो भाई साहब हमने ये सीख लिया, तो हम बोल सकते हैं कि यार Cp जो है वो हो गया R प्लस Cv, तो ये हो गया R प्लस R डिवाइड बाय गामा माइनस वन। हम अगर गामा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा R इंटू गामा माइनस R प्लस R डिवाइड बाय गामा माइनस वन, माइनस प्लस R कट जाएगा और आपको Cp की जो वैल्यू आती है वो आ जाती है, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ मैं, Cp की वैल्यू आ जाती है गामा इंटू आर डिवाइड बाय गामा माइनस वन, ये हो गया Cp। कभी कभी ये भी डायरेक्टली नीट में आ जाता है। अच्छा, ये जेई में भी आया हुआ है, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट जेई में भी ये सवाल Cp का आया हुआ है, ठीक है। तो अपने को याद रखना है U इज इक्वल टू एन एफ बाई टू आर टी, डी यू हो जाएगा एन एफ बाई टू आर डी टी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन चेंज इन टेम्परेचर। सी वी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी विच इज एन एफ बाई टू इंटू आर आ जाएगा, टी का डेरिवेटिव डी टी के रिस्पेक्ट में वन हो जाएगा, तो सी वी इज एन एफ बाई टू आर। यू का इन टर्म्स ऑफ सी वी के फॉर्म में हमने लिख दिया उसे सी वी इंटू टी। सी वी इज एन एफ बाई टू आर, सी पी आ जाएगा आर प्लस सी वी, जो भी आपको सी वी निकलेगा उसमें आर ऐड कर दो, आपको सी पी निकल के आ जाता है। सी पी सी वी का हमने गामा के टर्म्स में फॉर्मूला देखा, गामा क्या होता है, सी पी बाई सी वी। तो अगर हम गामा के टर्म्स में फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसका, सी पी का, सी वी का पहले देख लेते हैं, आर डिवाइड बाई गामा माइनस वन, सी पी का हो जाएगा गामा आर डिवाइड बाई गामा माइनस वन। ये थोड़ा सा बाद में करते हैं, कुछ और चीज़ें बतानी है वो देख लो। अब आते हैं सी पी सी वी और गामा की, हम यहाँ पे ले लेते हैं सारी वैल्यूज़, तो फटाफट लिखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं मोनोटॉमिक का, फिर हम बात कर लेंगे डायटोमिक का एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, और फिर हम बात कर लेंगे पॉलीएटॉमिक का एट रूम टेम्परेचर। चलिए, तो मोनोटॉमिक का भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम हर एक का याद होना चाहिए, ये हो गया 3। डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने को याद होना चाहिए, हो गया 5। पॉलीएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 6। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा Cv, फिर हम निकालेंगे Cp, फिर हम निकालेंगे गामा। Cv क्या हो गया, ये हो गया एन एफ बाई टू आर। मान लो मैं सब 1 मोल की बात कर रहा हूँ, सारे के सारे गैस का हम जो लिख रहे हैं वो 1 मोल के लिख रहे हैं, तो एन छोड़ दो, एफ बाई टू आर हो गया इसका फॉर्मूला, ये हो गया Cv। Cp के लिए हम आर में ऐड कर देंगे Cv में, और गामा के लिए हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो इसका क्या हो गया भाई, मोनोटॉमिक गैस का Cv कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 बाई टू आर। Cv कितना हो जाएगा, 3 बाई टू आर प्लस आर कर दोगे तो ये आ जाएगा बच्चों 5 बाई टू आर। गामा करके रेशियो ले लोगे तो 5, ये वाली लाइन हटा दो, पूरा नहीं बेटा, 2 मिनट, चलिए, तो ये आ जाएगा 5 डिवाइड बाई टू, आर कट गया, वैसे 2 भी कट जाएगा, 5 डिवाइड बाई टू आर डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई टू आर, तो ये पूरा कट जाता है, क्या मिलता है अपने को 5 बाई 3। जैसे ऐसे किसी को नहीं पता होगा, बहुत कम चांस है, सबको पता होता ही है, फिर भी Cv कितना आ जाएगा बच्चों 5 बाई टू आर, Cp कितना आ जाएगा 7 बाई टू आर, और अपने को गामा आ जाएगा बच्चों 7 बाई 5, ये आ जाएगा 7 बाई 5, ठीक। पॉलीटॉमिक का Cv कितना आ जाएगा, ये 6 है, 6 बाई टू कर दूंगा, ये आ जाएगा 3 आर। Cp कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 4 आर, और गामा जो है वो आ जाएगा Cp बाई Cv, दैट इज 4 बाई 3, ये आ गया सबका गामा, ठीक है यहाँ तक। तो Cp Cv और गामा उनके रिलेशंस। आगे चलते हैं, सवालों पे आते हैं फटाफट। तो ये एक सवाल देख लो, नीट 2019 का सवाल है बच्चों। अपने को बोला है कि द वैल्यू ऑफ गामा Cp बाई Cv फॉर हाइड्रोजन
हाइड्रोजन गैस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे H2 हो गया, मतलब ये डायटोमिक हो गया। हीलियम ये मोनोटोमिक हो गया। एंड अनदर डायटोमिक गैस and another ideal diatomic gas whose molecules are not rigid but have additional vibrational mode, मतलब उसके पास vibrational mode भी है, rigid नहीं है, vibrational vibrate कर सकते हैं। R चलिए एक एक का निकाल लेते हैं फिर क्या। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए गामा ऑफ हाइड्रोजन, मतलब H2O कितना आ जाएगा भाई, डायटोमिक है, मतलब ये हो जाएगा उसके पास 5 हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, Cv आ जाएगा 5/2R, Cp आ जाएगा 7/2R, तो ये वाला हो जाएगा 7/5। ठीक है। गामा ऑफ हीलियम, हीलियम मोनोटोमिक में आ जाएगा बच्चों, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 3 हो गया तो Cv हो गया 3/2R, Cp हो गया 5/2R, और ये वाला आ जाएगा 5/3। आई होप मैं जो बोल रहा हूँ आप रिकलेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी हमने उसको टेबल में निकाला है ऊपर। डायटोमिक का गामा इज 7/5, मोनोटोमिक का गामा इज 5/3। डायटोमिक नॉट रिजिड, मतलब जो ऑसिलेट कर रहा है, देखो मैंने उसका क्या लिखवा के दिया है, डायटोमिक में जो ऑसिलेट करेगा उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 अपने को ऐड करके साथ यूज करना है, मतलब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया 7, तो थर्ड वाले की लिख रहा हूँ मैं, तो उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा वो आ जाएगा 7, तो Cv कितना आ जाएगा, ये आ गया 7/2R, Cp कितना आ जाएगा बच्चा, प्लस R कर देंगे तो ये आ जाएगा 9/2R, तो गामा कितना आ जाएगा, गामा डाई एटोमिक नॉन रिजिड मॉलिक्यूल का आ जाता है 9/7, जो ऑप्शन टिक हो जाए ले लो, 7/5, 5/3, 9/7, 7/5, 5/3, बी वाला आई गेस इज आंसर। ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं और आते हैं कुछ मिक्सर वाले फॉर्मूले में। लास्ट पार्ट है आपके चैप्टर का, ये हो गया मिक्सचर ऑफ गैसेस। जब दो या दो से ज़्यादा गैस मिक्स की जाती है तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना। सबसे पहला, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ प्रेशर हो जाएगा P1 + P2 प्लस ऑल गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो सब ऐड हो जाएगा। डाल्टन्स लॉ हमें मिल जाता है प्रेशर इज इक्वल टू एडिशन ऑफ ऑल द प्रेशर ड्यू टू ऑल द गैसेस, P1 + P2 + P3 जो भी है। उतना यूज़ में शायद वो फॉर्मूला ना आए, बट आगे के जो फॉर्मूला है वो ज़्यादातर यूज़ में आएंगे। जब भी दो या दो से ज़्यादा गैस मिक्स की जाती है, जो चीज़ कंजर्व्ड होती है और जो मैक्सिमम टाइम जेई में काम आती है वो है नंबर ऑफ मोल कंजर्व्ड होता है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सचर हो जाएगा N1 + N2, जितने गैस मिक्स करेंगे सबका नंबर ऑफ मोल जो है वो ऐड कर दो। नंबर ऑफ मोल कंजर्व्ड होता है, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन होता है ना, वैसे नंबर ऑफ मोल कंजर्वेशन होता है यहाँ पे। ठीक। मोलार मास क्या हो जाएगा, तो मोलार मास ऑफ मिक्सचर जो है वो हो जाता है पहले का नंबर ऑफ मोल, पहले का मोलार मास, दूसरे का नंबर ऑफ मोल इंटू दूसरे का मोलार मास, दो से ज़्यादा रहेगा तो ये कंटिन्यू कर दीजिएगा, होल डिवाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ मोल N1 + N2। ये हो गया मोलार मास ऑफ मिक्सचर। दो से ज़्यादा गैस रहेगा तो कंटिन्यू कर देना उसको आगे। ठीक है। नेक्स्ट, CV ऑफ मिक्सचर क्या होता है, CV ऑफ मिक्सचर, CV ऑफ मिक्सचर हो जाएगा N1 × CV1, मतलब पहले गैस का N1 उसका CV1, सेकेंड गैस का N2 मतलब नंबर ऑफ मोल इनका उसका CV2, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा नीचे N1 + N2। ये हो गया CV ऑफ मिक्सचर। CP ऑफ मिक्सचर निकालने के लिए बच्चों आप दो तरीके कर सकते हो, एक तो आप सीधा सीधा कर रहे हो यार R + CV ऑफ मिक्सचर लगा लो, जल्दी आंसर आ जाएगा, है ना। नहीं करना है तो आप मान लो आपको डायरेक्टली पूछा है कि भाई बता ही दो क्या होता है, तो CP ऑफ मिक्सचर ही निकालना है बिना CV के, तो आप इसमें ले सकते हैं N1 × CP1 + N2 × CP2 होल डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा बच्चों N1 + N2, ये CP ऑफ मिक्सचर हुआ। इसी से आगे जाएंगे तो हमें आता है गामा ऑफ मिक्सचर। गामा ऑफ मिक्सचर अगेन सिंपल फॉर्मूला होगा, क्या होगा, CP ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाय CV ऑफ मिक्सचर। इनके अलावा कुछ और चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। एनर्जी जो होती है वो कभी लॉस नहीं होती, तो जब दो गैस को आप मिक्स करते हो तो दोनों गैस के इंटरनल एनर्जीज जो होती हैं वो आपस में कंबाइन होके मिक्सर का इंटरनल एनर्जी बनता है, मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ मिक्सचर ये हो गया इंटरनल एनर्जी ऑफ फर्स्ट गैस प्लस सेकेंड गैस एंड जितने भी रहेंगे एंड सो ऑन कर देना वहाँ पे। ठीक। इतनी चीज़ें अपने को याद रखनी है फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस। कुछ सवाल है मिक्सचर पे, जैसे ये वाला सवाल था उसको देख लेते हैं फटाफट, 2017 के नीट का सवाल है वो। चलिए,
रीड करते हैं तो ऐसा दिखेगा, अ गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 4 मोल्स ऑफ आर्गन एट टेम्परेचर T, नेग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड, वाइब्रेशनल छोड़ दो, द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज, दोनों का टेम्परेचर T है, जब दोनों को आपने मिक्स किया तो उस मिक्सचर का इंटरनल एनर्जी कितना होगा। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ मिक्सचर का जैसे मैंने फॉर्मूला आपको बताया, ये हो जाएगा U1 प्लस U2। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ मिक्सचर U1 क्या होता है सर, आपने बता रखा है इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, वो होता है, क्या होता है बोलो, या तो आप यहाँ पे लगा लो NCV, है ना, NCV लगा लो, डायरेक्टली हो जाएगा, नहीं तो आप लगा लो NF/2 RT, चल जाएगा ये भी, है ना, NF/2 RT। ये पहले वाले के लिए, पहला वाला कौन हो गया, तो हो गया ऑक्सीजन डायटोमिक, है ना। दूसरा वाला आ जाएगा अगेन NF/2 RT, ये वाला कौन सा हो गया, आर्गन मोनोएटॉमिक। चलिए, तो U ऑफ मिक्सचर, इंटरनल एनर्जी ऑफ मिक्सचर जो हो जाएगी, वैल्यू पुट कर लीजिए, नंबर ऑफ मोल कितना हो गया, 2 हो गया, हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन जो है वो डायटोमिक हो गया, तो ये आ गया 5 डिवाइड बाय 2, RT के फॉर्म में आंसर है तो उसे हम RT ही रखते हैं। यहाँ पर आ जाओगे तो 4 मोल ऑफ आर्गन है, आर्गन मोनोटॉमिक गैस में आ गया, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा 3/2, यहाँ पे RT को एज इट इज रखते हैं, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा बच्चा, ये 2 से ही कटेगा, 2 आएगा, तो यहाँ पे आ गया 5RT, 3 2 6 कर दोगे, ये आ जाएगा 6RT, दोनों ऐड कर दोगे तो U ऑफ मिक्सचर जो आपको निकल के आता है 6 5 है, ये हो जाएगा 11RT, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आप मिक्सर वाले सवाल करोगे। अच्छा, इसमें और सवाल बनते हैं, मैंने बहुत ओल्ड PYQs नहीं डाले हैं, मोस्टली मैंने ट्राई किया है कि हर टॉपिक पे मिल जाए, तो इस पर 17 को आया हुआ था। और इसके PYQs आप क्या करेंगे ना, कुछ आपके पास जो बुक रहेगी, जो मटेरियल आपके पास रहेगा PYQ वगैरह का, या फिर कोई मॉडल या फिर कोई रेफरेंस बुक, उसमें से प्रैक्टिस कर लेना मिक्सर वाले सवाल, क्योंकि मिक्सर वाले सवाल KTG और थर्मो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। ओके, चलो फिर बच्चों बढ़ते हैं लास्ट सवाल की तरफ। इस लेक्चर का लास्ट सवाल हो गया ये, तो दिस इज कि भाई बोला है 1 मोल ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस अंडरगोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम A to B एज शोन इन द फिगर। तो आपके वाई एक्सिस पे प्रेशर है, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, तो ये PV ग्राफ हुआ। PV ग्राफ जो है वो हम जो जानते हैं वो बॉयल्स लॉ में इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी ग्राफ होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये तो लीनियरली डिक्रीजिंग ग्राफ है, तो ये जनरल प्रोसेस का ग्राफ है। प्रोसेस कौन सा है वो हमें जानने की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है, वो हम थर्मोडायनेमिक में सीखेंगे। सवाल में पूछा है कि भाई बताइए द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस ड्यूरिंग द ट्रांजिशन इज, चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपने को पूछा हुआ है। बिना प्रोसेस के जाकर सकते हैं क्या, डेफिनेटली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखो ध्यान से, डेल्टा U का जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया है वो हो गया NF/2 R डेल्टा T। सर डेल्टा T क्या होता है, सर चेंज इन टेम्परेचर दिया है क्या, चेंज इन टेम्परेचर नहीं, नहीं आपको A का टेम्परेचर दिया है, नहीं B का दिया है, दोनों जगह का नहीं दिया है। फिर चलिए कोई नहीं, बता दो कैसे करोगे, F/2 को एक साथ कर दो, NR डेल्टा T हो गया बच्चों T2 माइनस T1। आपका एग्जाम का जो सॉल्यूशन होगा वो डायरेक्टली करना, मैं भी समझाने के लिए थोड़ा लेंदी करता हूँ उसमें। तो ये हो जाएगा बच्चों F/2 NRT2 जो है उसे हम लिख देंगे NRT2, ये हो जाएगा NRT1। आइडियल गैस है मतलब PV इज इक्वल टू NRT बच्चों वैलिड होगा, तो ये भी आ जाएगा 1/2। NRT2 का मतलब हो गया फाइनल जगह का P2V2, NRT1 का मतलब हो गया इनिशियल जगह का P1V1। चलिए वैल्यूज लगा दीजिए वहाँ पे, तो ये आ गया बच्चों F की वैल्यू पुट करते हैं। सर गैस कौन सा है, तो भाई गैस हो गया डायटोमिक, तो ये हो गया 5/2। P2 कितना हो गया, सेकेंड पॉइंट B हो गया, तो B के करस्पॉन्ड में वॉल्यूम, B के करस्पॉन्ड में प्रेशर, 2 × 6 कितना हो गया, ये 12 हो गया, माइनस इनिशियल जगह के करस्पॉन्ड में प्रेशर कितना हो गया 5, वॉल्यूम कितना हो गया 4, तो 5 × 4 ये हो गया 20। तो बच्चों कितना आ जाएगा अपने पास, 5 डिवाइड बाय 2, 12 माइनस 20 इज -8, 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा 4, 5 4 ज़ा 20, दिस विल बी -20 जूल। एक सेकेंड, प्रेशर देखो किलो में है तो किलो जो है वो कॉमन निकल जाएगा, तो -20 किलो जूल इज जो आंसर। कौन सा ऑप्शन हो गया, पहला वाला। ठीक बच्चों, सारे के सारे मैंने फॉर्मूले बता दिए, जो सीक्वेंस मैंने फॉर्मूला बताया है उस सीक्वेंस में ही फॉर्मूले को पढ़ लेना। उस सीक्वेंस में मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया हुआ है ताकि आप फॉर्मूले का एप्लीकेशन जो है वो अंडरस्टैंड कर सके अच्छे से। ठीक है, वीडियो पे यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों को जो जेई मेंस देने वाले हैं या जो सीटी देने वाले हैं या जो नीट देने वाले हैं उन सबको फॉरवर्ड करिए, उन सबको भेजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो और वो भी अच्छे नंबर निकाले एग्जाम में। ठीक है,